हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है फूड का डाइजेशन कैसे होता है। जब मैंने तुम्हें 10th में ये बताया था कि आपके 5 आपके डाइजेशन के स्टेप होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद आपका होता है डाइजेशन, फिर तीसरा आपका हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा आपका एसिमिलेशन और पांचवा आपका हो गया इजेशन, ठीक है। ये 5 स्टेप होते हैं आपके डाइजेशन के। तो सबसे पहले इंजेशन में क्या होगा, आप कोई खाना अपने माउथ में या बकल कैविटी में जब लेते हो, दैट इज़ योर इंजेशन। और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, आपका डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वॉल्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो आपस में मतलब काम करके फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। और केमिकल क्यों, क्योंकि इधर एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहले आपका माउथ में खाना जाता है, बकल कैविटी में खाना जाता है। तो बकल कैविटी में आपके 2 फंक्शन है, मतलब एक तो है आपका फंक्शन मेस्टिगेशन ऑफ फूड, दूसरा है स्वेलिंग, मतलब जो आप खाना अंदर लेके जाओगे स्टमक तक, ठीक है। उसके बाद आपके माउथ में टीथ होता है और टंग होता है, ठीक है। टीथ का काम क्या है, जब आप खाना खाओगे तो उसे चबाने का काम जो है वो आपका टीथ करता है, ठीक है। टंग का काम क्या है, जब आपके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज हो रहा है, उसको मेस्टिकेट करना। मेस्टिकेट मीन्स मिक्स करना सलाइवा के साथ, ताकि उस पर कोई भी एंजाइम जो उसके अंदर है वो वर्क कर सके, ठीक है। उसके बाद आपका पहले इसमें लिखा है कि आपके सलाइवा में म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस का काम क्या है कि वो लुब्रिकेट का समझते हो ना, जैसे आपके बाइक वगैरह होते तो उसमें तेल डालते ताकि वो आसानी से चल सके, वैसे ही लुब्रिकेशन का काम आपका म्यूकस कर रहा है, ठीक है। म्यूकस आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होता है, तो सलाइवा में भी आपका म्यूकस है, वो लुब्रिकेशन का काम करेगा। और जो आपके फूड के पार्टिकल है उन्हें अडेयर करेगा, चिपकाएगा, और चिपकाकर एक गोले जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा बोलस। कभी आपने देखा हो कि जब आप खाना खाते हो और बाई चांस कुछ आ जाता है बाल वगैरह, तो आप उसे फेंकते हो मुंह से, तो आप देखते हो कि वो गोले जैसा कुछ बन जाता है, उसे हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। फिर वो बोलस आपके फैरिंग्स से ईसोफेगस, फैरिंग्स पे जाएगा, देन ईसोफेगस। इधर ना ईसोफेगस की स्पेलिंग आपकी ओ ई दे रखी है, ठीक है। याद रखना, कहीं कहीं आपको स्पेलिंग ये भी दे रखी होती है और कहीं स्पेलिंग ओ नहीं दिया होता, ESO। अगर आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ोगे आगे कभी, तो उधर ESO से स्पेलिंग है। अभी तक 12th की NCERT में ओ से स्टार्ट है, बट ESO भी लिखते हो, वो स्पेलिंग गलत नहीं होगी, वो भी आपकी सही मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो बोलस आपके फैरिंग्स ईसोफेगस में जाएगा, और उसके बाद आपके कौन से मूवमेंट के थ्रू जाएगा, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस भी 10th में बताया था कि आपका वो मूवमेंट है जिसमें आपका ईसोफेगस की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है और फूड का पासेज करती है आपके स्टमक में। दूसरी चीज़, आपके माउथ में क्या रिलीज हो रहा है, सलाइवा, ठीक है। कौन रिलीज कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, या फिर हम सलाइवरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। उस सलाइवा में आपका क्या क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और आपका सलाइवरी एमाइलेज और लाइजोजाइम होते हैं। एंजाइम 2 है, सलाइवरी एमाइलेज और लाइजोजाइम, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके बैलेंस बनाने का काम कर रहा है, या फिर कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसके लिए काम आते हैं ये सब, ठीक है। आपका जो सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है, ये भी तुमने 10th में पता है कि सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो भी स्टार्च है, उसे डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट करता है आपके शुगर में। कौन से शुगर में, माल्टोज। माल्टोज आपका क्या है, एक डाइसेकेराइड है। मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगी इसी साल तुम्हें 11th का, बायोमोलिक्यूल कर उसमें सारे स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, उधर एक्सप्लेन होगा ये, ठीक है। डाइसेक्राइड है माल्टोज। और जब मैंने 10th में कराया था तो मैंने ये भी बोला था कि आपका पूरा डाइजेशन नहीं होता किसी भी कार्बोहाइड्रेट का। इधर लिखा हुआ है अबाउट 30%, कि आपका केवल 30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है एंजाइम के थ्रू, और उसको पीएच कितना चाहिए, 6.8, ठीक है। 6.8 मतलब बेसिक पीएच चाहिए फॉर डाइजेशन। दूसरा आपका जो लाइजोजाइम है,
लाइसोजाइम क्या है? आपका एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो माउथ में इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। ये आपकी बात पूरी होगी बकल कैविटी की। उसके बाद फूड गया आपके ईसोफेगस पे, दैट इज बोलस जो था वो ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस में बाय पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट गया, एंड देन उसके बाद वो स्टमक में आया। अब जो आपकी स्टमक की म्यूकोसा लेयर है उसमें क्या होता है? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 सिक्रीशन करता है, एक आपका करता है म्यूकस का, एक आपका करता है पेप्सिनोजन का, तीसरा आपका एचसीएल का, ठीक है। सबसे पहले आपका जो म्यूकस है वो कौन रिलीज कर रहा है? म्यूकस नेक्स्ट सेल। दूसरा आपका जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, प्रो एंजाइम क्यों लिखा है? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो आपका पैप्टिक और चीफ सेल रिलीज कर रहे हैं। तीसरा आपका पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल, दोनों एक ही है, नाम दो दे रखे। पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल आपका एचसीएल रिलीज कर रहा है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज कर रहा है ताकि वो विटामिन B12 का आसानी से एब्जॉर्प्शन कर पाए। ये हो गया आपके कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या आपकी सिक्रीशन होती है, ठीक है, क्या क्या वो रिलीज करता है और कैसे रिलीज, मतलब वो काम क्या करेगा, अब ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका फूड आया स्टमक में, तो वो 4 से 5 घंटे खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई डाइजेशन नहीं होगा, वो ऐसी का ऐसी रहना है उसको। उसके बाद 4 से 5 घंटे बाद जो आपके एचसीएल रिलीज हो रहा है, ठीक है, उससे फूड मिक्स होना स्टार्ट होगा बाय चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। और क्या बनाएगा? काइम बनाएगा। ऊपर बन रहा था बोलस, नीचे बनेगा काइम, ठीक है। उसके बाद जब एचसीएल आपके फूड के साथ मिक्स होगा तो जो आपका प्रो एंजाइम है दैट इज पेप्सिनोजन, वो एचसीएल के एक्सपोजर से एक्टिव हो जाएगा और क्या बनाएगा? पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या है आपका? प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, दैट मीन्स वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटीन के डाइजेशन से आपका क्या बनाएगा? प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स, और ये दोनों क्या है? एक टाइप के पेप्टाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपका सबसे पहले क्या था? फूड 4 से 5 घंटे ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके बाद वो आपकी जो स्टमक की गैस्ट्रिक वॉल है वो मूवमेंट्स, टर्निंग मूवमेंट स्टार्ट करेगी और काइम बनाएगी। जो बोलस था वो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एचसीएल की वजह से जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन था वो एक्टिव हो जाएगा और पेप्सिन बन जाएगा, ठीक है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन गया और आपके जो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा और प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स जो आपके पेप्टाइड्स है उसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपकी जो म्यूकस है, जो यहाँ से आपकी म्यूकस नेक्स्ट सेल से रिलीज हो रही है और कुछ बाइकार्बोनेट्स है, वो क्या करेंगे? एक लेयर बना लेंगे म्यूकोसल एपिथेलियम में ताकि वो एचसीएल से प्रोटेक्शन कर सके। ये भी आपको मैंने 10th में बताया था, बस इधर एक वर्ड ऐड हो गया साथ में, बाइकार्बोनेट, कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों आपस में मिलकर म्यूकोसल एपिथेलियम के बाहर एक लेयर बनाएंगे जो उसे कंसंट्रेटेड एचसीएल से प्रोटेक्शन का काम देंगे। और एचसीएल आपके स्टमक में पीएच प्रोवाइड करता है अबाउट 1.8 और ये ऑप्टिमल पीएच है। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है कि एक करेक्ट, इससे ना ज़्यादा इसे चाहिए ना इससे कम चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल का मतलब ये होगा कि ना ज़्यादा पीएच चाहिए ना कम, करेक्ट 1.8 पीएच चाहिए फॉर द एक्टिवनेस ऑफ आपके पेप्सिनोजन एंजाइम को। दूसरा आपका एक और एंजाइम इसमें होता है रेनिन, ठीक है। रेनिन भी आपका गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है, लेकिन किसमें? इन्फेंट में। इन्फेंट होते हैं बच्चे, ठीक है, उनमें रिलीज होगा और वो प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा स्टमक में लाइपेज, ठीक है, लाइपेज भी रिलीज होगा। लाइपेज आपके लिपिड के डाइजेशन को हेल्प करेगा। तो आपके स्टमक में 3 चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, 2 चीज़ का हो रहा है, एक प्रोटीन का और लिपिड का। प्रोटीन आपका पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है और बच्चों में रेनिन के थ्रू हो रहा है, और लाइपेज आपका लिपिड डाइजेशन कर रहा है। सेम जैसे आपका स्टार्च के डाइजेशन केवल 30% हो रहा था, इधर भी आपके जो लिपिड का डाइजेशन है, लिपिड का तो बहुत कम होता है, अबाउट 5% होता है, और प्रोटीन का भी डाइजेशन 30 या 40 या 20 ऐसे परसेंट ही होता है, पूरा वो प्रोटीन डाइजेशन नहीं कर पाता। उसके बाद
आज बस अभी हम यही दो टॉपिक कर रहे हैं, बकल कैविटी में डाइजेशन और स्टमक में डाइजेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। वैसे क्लास में तो आपका बहुत आगे तक बढ़ चुका है, बट अभी वीडियो आप इन्हीं दोनों की मैं आपको टॉपिक्स की दे रही हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास शेयर होगी उसमें आपको जो बाकी बचे क्लास पे टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, होमवर्क ये है कि आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और अपना काम कंप्लीट करना है।